जहाँ आदमी को या गांव को या समाज को जहाँ असल में कमियां, वो तो इतिहास में कभी लिखी ही नहीं जाएंगी। इतिहास में तो केवल किसी को ब्लेम करना लिखा जाएगा या किसी का महिमा मंडन किया जाएगा। मैं इस पॉइंट पे भी आ रहा हूँ क्योंकि मैं इस वैक्सीन के बाद मैं स्पीड लिमिट पाने लग रहा हूँ, उसके बाद मैं टोल टैक्स पाने लग रहा हूँ, उसके बाद मैं गांव के जोड़ पे भी आऊँगा, फिर मैं गांव के स्कूल पे भी आऊँगा, फिर मैं अस्पताल पे भी आऊँगा, फिर डॉक्टर की ज़बरदस्ती पे भी आऊँगा, फिर दाई के ऊपर FIR होने पे भी आऊँगा, फिर आंगनवाड़ी आशा वर्कर पे भी आऊँगा, ज़बरदस्ती आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने पे भी आऊँगा, ज़बरदस्ती आधार लेने पे भी आऊँगा। मैं तो पता नहीं क्या क्या पाऊँगा। मतलब पूरे विजन को छोड़ करके और एक आदमी की किसी एक लाइन पे और उसकी फोटो मोर्चे पे लगती है और उस पे अगर मोर्चे को जोड़ने के लिए इतनी संकीर्ण बात करता है तो ऐसा व्यक्ति भी मोर्चे को नहीं चाहिए। कि तुम अगर 90 से ऊपर चलोगे तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो क्या हम 90 से कम चलेंगे तो एक्सीडेंट ना होने की गारंटी देता है सरकार? हरियाणा बोर्ड तय करेगा कि मैं पढ़ा लिखा हूं कि अनपढ़ हूं। मान लो मैंने 10वीं तक का सारा सिलेबस आवा है और 12वीं के बच्चा ने भी मैं पढ़ा सकूं और मैं ग्रेजुएट वाला ने भी पढ़ा सकूं जो उनकी किताब में लिख रहा, लेकिन मैं कदे स्कूल में को नहीं गया और मैंने उनका सर्टिफिकेट को नहीं लिया, तो मैं अनपढ़ माना जाऊंगा कि पढ़ा लिखा? प्रमाणिक दस्तावेज भी दे दूंगा और हम ये बता देंगे कि भारत कदे गुलाम था को नहीं और ना कदे आजाद होया। यो ही फ्रॉड है। आपको जो पढ़ा आपने आज तक गुलामी और आजादी से संबंधित सब फ्रॉड है और कागज है इसके, और सरकार के दिए हुए हैं, रानी के दिए हुए, क्राउन के दिए हुए मेरे पे पड़े मैं कागज। मगर यो टाइम आवेगा जब इस देश ने, इस गांव राम ने पूरा आजाद, असली आजाद जिसने कवांगे वो करांगे। देखो क्या होता है, क्या हो रहा है बेसिकली, क्या हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति को जब मोर्चे के विषय में कोई बात बताई जाए या अपने मिशन के बारे में कोई बात बताई जाए, उसकी एक सीमा है। उसकी इतनी सीमा है कि अगर आप उस ज्ञान को मुझे अभी देने लगोगे जो आपने अर्जित किया है ना अभी तक, तो भी घंटों लगेंगे, दिन भी लगेंगे, कई दिन भी लग सकते हैं उस सारे ज्ञान को जिसने पढ़ा है वो देने लग गया। तो मैं पढ़ने लगूंगा तो महीनों लग जाएंगे, कोई और पढ़ने लगेगा तो महीनों लग जाएंगे। मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा, मतलब बिल्कुल 1% भी, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपको क्या पता कि हमने कितना अध्ययन किया, कितना नहीं किया, और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने जो अध्ययन किया वो संपूर्ण है कि वो अधूरा है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि संपूर्ण ज्ञान कभी नहीं मिलता किसी को भी, तो और मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा वो। और बात ये होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया के अंदर जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया जाए तो भी उसमें से वो एब्जॉर्ब थोड़ा कर पाते हैं, और कुछ लोगों को केवल इशारा बता दिया जाए तो भी वो थोड़े को ज़्यादा समझते हैं, उनको मालूम होता है करना क्या है। मैंने आपको आउटलाइन दे दी मोर्चे की, इससे आगे आप तय करेंगे कि आपकी मोर्चे में भूमिका क्या रहेगी, कि आप हमको ठीक करने के लिए, हमको सही रास्ते पर लगाने के लिए आप हमें किस तरह से दिशा निर्देश देंगे या गाइड करेंगे। अगर वो प्रैक्टिकली संभव है हमारे लिए, आंख बंद करके हम आपके साथ हैं। अगर प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है हमारे लिए तो अभी उसके लिए माहौल बने, या जब बनेगा तब देखेंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि आज जो हम पैरामीटर तय करेंगे उस पैरामीटर के ऊपर हम परसों भी फिट रहेंगे। उसका रीज़न ये है कि रोज़ हालात बदल रहे हैं, रोज़ कंडीशंस बदल रही हैं और बदलेंगी अभी आने वाले टाइम में। हमने कहा है जब कोई काम करें, जब भी कोई तजुर्बा लें, जब भी किसी किताब को पढ़ें, जब भी कहीं से ज्ञान अर्जित करें, जब भी इतिहास को जानें, जब भी इन लोगों को समझें, उस वक्त हमको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई ये जो मूल बात हमने कही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती में से पूंजीवाद को निकालना है, अगर वो नहीं निकाल पाए उस बदलाव में तो उसका रीज़न क्या था, ढूंढ के लाओ। और अगर आज निकाला जा सकता है तो क्या, कैसे किया जाए। मान लेते हैं जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो केवल इतिहास को पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमको इतिहास के साथ साथ उस दौर को भी समझना पड़ेगा जब वो इतिहास लिखा गया था, किस परिप्रेक्ष्य में था, किसने लिखा। वो हालात कभी भी नहीं आएंगे, आएंगे ही नहीं कभी भी। हाँ, तो जो इतिहास है उसको सिर्फ रेफरेंस के लिए तक तो लेना ठीक है,
लेकिन उस इतिहास को आज के वर्तमान के ऊपर लादना या भविष्य को उस हिसाब से तय करना ये बिल्कुल गलत है। हाँ, तो वहां से जो गलतियों का जो पिटारा निकल के आता है, जो असली गलतियां हैं, जहां आदमी असल में मार खाता है, जहां आदमी को या गांव को या समाज को जहां असल में कमियां, वो तो इतिहास में कभी लिखी ही नहीं जाएंगी। इतिहास में तो केवल किसी को ब्लेम करना लिखा जाएगा या किसी का महिमा मंडन किया जाएगा। जब फैक्ट लिखे जाएंगे, जब आप फैक्ट लिखोगे तो आप डाटा के आदमी होकर के अपने जीवन के अनुभव के हिसाब से फैक्ट लिखोगे, और जब मैं लिखूंगा तो अलग लिखूंगा। तो यानी कि एक ही दौर के दो लोगों की समझ अलग अलग होगी और दो लोगों के डेटा अलग अलग होंगे और दो लोगों की बातें भी अलग अलग होंगी। तो हमको बेसिकली सबकी नज़र से देखना के लिए हमको सभी तरह के समझ का पता होना चाहिए, प्लस आज की स्थिति को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि भविष्य के जो कर्म थे हमारे पुरखों के, उनके लिए हुए निर्णय आज हम लोग भुगत रहे हैं, या कह लो आज हम भोग रहे हैं, या कह लो आज हम एंजॉय कर रहे हैं, कुछ भी है, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव। यानी जो भूतकाल में हुआ उसका रिजल्ट है जो हम आज यूज कर रहे हैं, और जो हम आज करेंगे इसको हमारी नेक्स्ट पीढ़ी करेगी। तो इसलिए हमको वर्तमान भी देखना है, भूत भी देखना है, भविष्य भी देखना है। वर्तमान को देखना ही देखना है। हाँ, तो मैक्सिमम फोकस अपने को वर्तमान पे रखना है। 1917 की रूसी क्रांति के टाइम की परिस्थितियां आज नहीं है। हाँ, हम उसको अंधाधुंध फॉलो नहीं कर सकते, कभी नहीं आएंगी वो। मैं जो बात कहना चाह रहा था इन बातों के माध्यम से, वो ये कहना चाह रहा था कि आज तक जितने भी किसी ने बदलाव किए हैं, उन्होंने जिसने भी संगठन बनाए हैं, वो संगठन नियमों के ऊपर आधारित, संविधान के ऊपर आधारित थे। बस एक मिनट हाँ। जितने भी, चाहे किसी देश लेवल के हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, चाहे कोई इलाका स्तर के हों, क्योंकि बिना नियमों के, बिना संविधान के, बिना कोई बंधे हुए सिस्टम के, जब तक छोटा सिस्टम है 10-20 है वो तो जुबानी भी चला लेंगे। एक गाइडलाइन होती है उनके पास। आज तक की हिस्ट्री ये प्रूव करती है कि जितने बदलाव हुए हैं व्यवस्थाओं में, जहाँ भी हुए हैं, और अब भी जो लोग लग रहे हैं, उसमें एक मान्य सिद्धांत है कि बिना संविधान के, बिना किसी बेसिक डॉक्यूमेंट के जिसमें आपके लक्ष्य, उद्देश्य वगैरह सब कुछ लिखे हुए हो, आपकी कार्यनीति, आपकी लाइन, किस लाइन पर आप काम करेंगे, जिस समाज में आप काम कर रहे हैं, कौन आपके शत्रु पक्ष है, कौन आपका मित्र पक्ष है, ये तमाम चीज़ें डिफाइन करके एक रास्ता तैयार नहीं करेंगे और जुबानी के आधार पर चलेंगे, तो इसमें एक बात निकलती है कि आप एक नया तजुर्बा कर रहे हैं जो अब तक किसी ने नहीं किया। ये भी हो सकता है, नया तजुर्बा भी तो कर सकता है कोई भी। कोई जरूरी है कि आज तक संविधानों के आधार पर ही संगठन चलते रहे। बिना संविधानों के संगठन नहीं देखे हमने। जब बिना संविधान का संगठन है कोई, तो जुबानी उसके कितने लोग कितनी चीज़ों को अपने यहाँ, वो पहले एक ग्रंथ का नाम है श्रुति, कुछ ऐसे हालात बताते हैं प्राचीन टाइम में, स्मृतियाँ और श्रुतियाँ। वो लिखने का उनके पास अवसर नहीं था। क्या कारण थे कि वो एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को बता देती थी। यहाँ पढ़ने पढ़ाने का जो सिस्टम था वो ब्राह्मणों के जिम्मे था, और वो ब्राह्मण जो लोग थे, जो अगुआ ब्राह्मण थे, जो जानकार थे, चीज़ों के पढ़े लिखे थे, संस्कृत के विद्वान वगैरह थे, वो लिखने की जो स्थितियाँ थी नहीं, क्या कारण थे, मैं इतना डिटेल में नहीं रहा इस विषय में। लेकिन यहाँ बड़े पैमाने पर श्रुतियाँ और स्मृतियाँ आज लिखित रूप में मौजूद है। जिस तरह रामायण महाभारत ग्रंथ है, जिस तरह वेद है, उपनिषद है, पुराण है, उसी तरह से स्मृतियाँ और श्रुतियाँ भी हैं। वो स्मृतियाँ और श्रुतियाँ वो हैं जो लंबे टाइम तक पीढ़ी दर पीढ़ी जुबान नहीं बताती रही, पहले वाली पीढ़ी अगली पीढ़ियों को, और एक टाइम पे जब अनुकूल माहौल मिला उनको लिखने का, तब उन्हें स्मृतियों को, श्रुतियों को लेखनीबद्ध कर दिया गया और उनको किताबों का रूप देकर लोगों के बीच में आगे के लिए रख दिया गया। तो यदि हम जुबानी ही रखना चाहते हैं इस चीज़ को, वे जुबानी हमारा तो, अब शर्मा जी यहाँ आप जो भी अगुवा साथी हैं, हर आदमी की, आप भी मानते हैं हम भी मानते हैं, सीमाएँ होती हैं। हर आदमी का बौद्धिक क्षेत्र भी समान नहीं होता, उसकी याददाश्त भी समान नहीं होती। यदि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध है तो उसको तो निकाल के आदमी थोड़ा कम बुद्धि का भी देख लेगा हमारे संगठन की लाइन क्या है। लेकिन यदि जुबानी पर ही छोड़ा जाए और सटार प्रचारकों के बगैर, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारक ना हो किसी संगठन के, तो संगठन की बातें नहीं जाती, और जनता जब तक बड़े पैमाने पर समर्थन नहीं करती तो संगठन कामयाब नहीं होते, उनके लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते। तो उसके लिए यदि हम कोई नियमावली, कोई सिस्टम नहीं बनाएंगे, तो वो सिर्फ अगुआ किस्म के जो लोग हैं, ज़्यादा बुद्धि वाले साथी, उन्हीं तक सीमित रहेगा। तो क्या इसमें बाधाएं नहीं आएंगी?
मैं इसका बताता हूँ इसकी रेमेडी। इसके विषय में डे 1 से ही हम लोग सोच रहे हैं और इसका सलूशन ये निकला है कि मोर्चे की तो आउटलाइन यही है, स्मृतियों और श्रुतियों के हिसाब से ही चलेगा, ऐसे ही जो मैंने आपको बताया कि मोटी 5 लाइन नहीं है बस। जो समाज के हित में कर रहा है वो मोर्चा है, जो अहित कर रहा है वो नहीं है, जो सबके लाभ के लिए कर रहा है वो मोर्चा है, जो जिसमें किसी का भी नुकसान है वो मोर्चा नहीं है। वो सारी बातें सिर्फ वही हैं। अब इससे अगली जो नियमावली बनेगी वो हर संगठन की अलग बनेगी जो इस मोर्चे का हिस्सा है। यानी कि जब इस मोर्चे में संगठन ही संगठन है, ये मोर्चा कुछ है ही नहीं जी, इसमें संगठन ही है, मतलब मोर्चा कोई संगठन नहीं है। वो संगठन आपकी नियमावली संविधान वगैरह बनाएंगे। हाँ, जैसे ये अपना जब 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 किसान आकर के एक बैनर के नीचे आएंगे तो उस संगठन को अगर सुनील लीड करेगा तो सुनील अपने किसान संगठन का संविधान बनाएगा। हाँ, जिस तरह से स्कीम बड़े जज बस यो है जी अपना तो, आपके संगठन अपना तो फ्रंट है जी वो। जो संगठन है इसमें, हाँ, उनके कोई नाम वगैरह है? कौन से संगठन? एक तो विकासशील स्तर की या संघर्ष समिति है, किसान संघर्ष समिति। हाँ, किसान संघर्ष समिति है। इसमें राजीव दीक्षित मंच हरियाणा है। इसमें मनदीप नथवान का जो है अपना पगड़ी संभाल जट्टा है। किसानों के संगठन में तीन। हाँ, नहीं, तीनों किसानों के कहाँ है, एक तो राजीव दीक्षित वाला किसानों का कहाँ है, राजीव दीक्षित वाला दूसरा है, वो स्वदेशी। हाँ, वो स्वदेशी के ऊपर काम करता है। ठीक है, इसके अंदर मेरा एक संगठन है नेशनल इंटीग्रेशन फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड रिसर्च, वो है नीडर जिसको बोलता हूँ मैं, NIDER नीडर। और इसके अंदर टोटल लगभग फिर किसानों के विंग ये संभाला करें। फिर आयुर्वेद की विंग, आयुर्वेद पर काम करने के लिए वैद्य वीरेंद्र जी हैं, सुशील और वीरेंद्र, हेल्थ से संबंधित उस पर करने के लिए। ठीक है, और फिर करेंसी का है, फिर इसका है क्या नाम है, जो अभी नाम बिना गुरुकुल का है। मतलब अलग अलग विंग्स के अलग अलग लोग हैं जो अपना काम करने लग रहे हैं। अगली बात इसमें ये है, जो किसी का भी नुकसान ना हो, अपनी मेंबरशिप की बात करेंगे, लिखित भले ना सही जुबानी तो है कि कौन लोग हमारे मोर्चे में आ सकते हैं, हमारे सहयोगी हो सकते हैं। उसमें ये अमीर गरीब के लिए सबके लिए खुला है। बिल्कुल सबके लिए खुला जी। आप किसी वर्ग को भी यहाँ उस रूप में नुकसान कर रहे थे आपके ना। देखो, अगर हम व्यक्ति की बात करेंगे ना, मैं आपको बताता हूँ जी। व्यक्ति जो है ना, व्यक्ति, हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से समाज के अंदर कुछ काम करने लग रहे हैं और हमसे इस तरीके से हमको उलझाया हुआ है सिस्टम के अंदर, जहाँ वो आदमी किसी न किसी का नुकसान तो अभी हाल फिलहाल में भी करने लग रहा है। जैसे मैं गाड़ी चला के आया हूँ ना, तो इसमें मैं पर्यावरण का बहुत नुकसान करके आया हूँ ऑलरेडी। जब हम ये पंखा चला रहे हैं तो हम पर्यावरण का बहुत नुकसान ऑलरेडी करने लग रहे हैं। जब हम मशीन्स को जब हम चला रहे हैं तो मतलब इतने डेप्थ में जा करके देखा जाए तो हम सब लोग कर रहे हैं। मकसद ये है कि जब हम जल, जंगल, ज़मीन और जानवर की लड़ाई लड़ेंगे तो जो आदमी, हमारा मकसद ये नहीं है कि हमको किसी का विरोध करना है, हमारा मकसद ये है कि मुझे अपने जल का कंट्रोल अपने गांव में लेकर के आना है। अब मैं इसके लिए गांव के लोगों को समझा रहा हूं, उसको समझाने में जो आड़े आ रहा है वो मेरा दुश्मन है, वो मोर्चे के खिलाफत है। कोई आड़े देश में आपको लगता है? बहुत दुनिया है जो आड़े आने लग रही है। जो कॉर्पोरेट की बात आप जिस कॉरपोरेशंस की आप बात कर रहे हो, अगर आपने मतलब मोर्चे की आप थोड़े टाइम के लिए आए थे मोर्चे की ट्रेनिंग में, जब आप वहाँ पूरा समझोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी कॉरपोरेशंस की खिलाफत है ये। ऑलरेडी जो सरकार के जो नियमावली जो इन्होंने गलत तरीके से कानून बनाए हैं उसकी भी खिलाफत है ये। जो पूंजीवाद को इस तरीके से हावी किया जा रहा है और नियमों में बना करके एक डिस्टोपियन सोसाइटी बनाई जाने लग रही है, एक पूरी की पूरी कंट्रोल्ड सोसाइटी बनाई जाने लग रही है, इसकी भी खिलाफत है यार। तो बड़े सारे पैमाने हैं इसमें। मैं जैसे आपको मैं मतलब बताने लग रहा हूँ, ऐसे करके जब हम बताएंगे तो
हम कितना बता पाएंगे किसी को एक दिन में? एक दिन में आप कोई लंबा चौड़ा नहीं बता सकते। हाँ, वो तो जब आप साथ में जब आप हम रहेंगे ना, जब भी पता चलेगा। मैं सिर्फ पर्सनों तक सीमित हूँ। हाँ, पर्सनों तक इसलिए सीमित हूँ, मैं पहले संगठनों में काम कर चुका हूँ। ठीक है बात। और मैं अपने आप को ही मानता हूँ मैं भी कुछ जानता हूँ इस बारे में। ना ठीक है जी। कोई बड़ा दावा तो नहीं करता मैं। हाँ, और मैं जिन चीज़ों को जरूरी समझता हूँ मेरी जीवन के अनुभव के आधार पर, वो चीज़ें मेरे को जिस संगठन में दिखाई नहीं देगी, तो जहाँ आदमी की संतुष्टि नहीं होगी वो आएगा नहीं। ना ना बिल्कुल नहीं। अब हम कई बार ये बात उठाते हैं लोगों के सामने कि भाई तपस्या करने से क्या जरूरी है कि सौरभ मिल जाएगा, क्योंकि हम कुछ दिन कम्युनिस्टों के बीच में रहे कई साल, जी। और कम्युनिस्ट नास्तिक होते हैं, आपको पता है, आध्यात्मवाद का विरोध करते हैं। तो ये हमारी कई लोगों से चर्चा हो जाती थी कि आपको तपस्या करो और ये करो वो करो, उससे क्या जरूरी है आदमी तपस्या भी करे, भजन भी करता रहे, स्वाध्याय भी करता रहे, और मंदिरों में जो भी सिस्टम है सारा पूरा कर दे, तब क्या जरूरी है भगवान मिल जाएगा? किसी ने देखा तो नहीं। वो कहता है वो तो आप करोगे तो बोले करो, इसमें लोग जुट जाओ बस। अब संतुष्टि उस आदमी की हो नहीं रही जो आदमी जुटना ही नहीं चाहता। भैया तो मेरी संतुष्टि करवाओ तर्क के आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर, हिस्ट्री के आधार पर, किसी तरीके से मेरे दिमाग में आप पचाओ भी इस तरह से मिलेगा, या मेरे को कोई प्रमाण दिखाओ उसमें मिल गया था तपस्या करने से। केवल किताबों में कुछ लोगों ने कुछ लिख रखी हैं, उनको तो हम प्रमाण नहीं मानते। एक मिनट। तो इसी तरह से आपके मोर्चे में आके ही हमें सारी चीज़ों का ज्ञान मिलेगा। काम करना शुरू कर दो ना, हम तो अगर आप जो कर रहे हो वही करो, हम तो कंधे ही नहीं मोर्चे में आगे कुछ करो आप। यही तो मिसकंसेप्शन है। नहीं सुनो, हम कह ही नहीं रहे आपको आप मोर्चा ज्वाइन करो। अभी अपनी बात चली थी नहीं कि आपको पता चलेगा आप हिस्सा लोगे उस टाइम। भाई देखो आप एक चीज, मैं हिस्सा लेने से पहले इस तरह की चीज़ों में हिस्सा ले चुका। नहीं अब मेरे को मोर्चा ठीक रास्ते पर लगेगा तभी लगूंगा नहीं मैं। आप एक चीज समझिए, यदि मेरे को अब तक प्रधान जी आप समझिए, प्रधान जी पॉइंट ही मैंने तो पहली लाइन में पॉइंट खत्म करा। आप जो कर रहे हो ना, आप बस वही करते रहिए। मतलब उसमें उसके अंदर ये करने के, मान लो मैंने एक सवाल उठाया, जैसे मैंने कहा कि भाई कुछ लोगों ने मुझे ऐसा प्रचारित किया, या ऐसा जब लोग आपस में बात करते हैं तो उनको लगा कि ये आदमी एंटी वैक्सीन है, कि ये वैक्सीन का विरोधी है, ऐसा करके कुछ लोगों ने बोला। मैंने कहा तुम्हें ये वहम है कि मैं एंटी वैक्सीन हूँ। मैंने तो कभी कहा ही नहीं, मैंने तो वैक्सीन का विरोध किया ही नहीं। मैंने तो वैक्सीन के लिए की जा रही जबरदस्ती का विरोध किया है। मैंने तो इस बात का विरोध किया है कि ये जो गलत तरीके से दिया जा रहा है ना, ये नहीं चलेगा भाई। आपके बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो कि संभावना के आधार पर आदमी को गुलाम करते हैं कि तुम अगर 90 से ऊपर चलोगे तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो क्या हम 90 से कम चलेंगे तो एक्सीडेंट ना होने की गारंटी देता है सरकार? वैक्सीन वाला जो आपका अभियान था उससे हम पूरे सहमत। ना आप सहमत नहीं, मैं आगे वो जो बता रहा हूँ, मैं इस पॉइंट पे भी आ रहा हूँ, क्योंकि मैं इस वैक्सीन के बाद मैं स्पीड लिमिट पाने लग रहा हूँ, उसके बाद मैं टोल टैक्स पाने लग रहा हूँ, उसके बाद मैं गांव के जोड़ पे भी आऊँगा, फिर मैं गांव के स्कूल पे भी आऊँगा, फिर मैं अस्पताल पे भी आऊँगा, फिर डॉक्टर की ज़बरदस्ती पे भी आऊँगा, फिर दाई के ऊपर FIR पे भी आऊँगा, फिर आंगनवाड़ी आशा वर्कर पे भी आऊँगा, ज़बरदस्ती आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने पे भी आऊँगा, ज़बरदस्ती आधार लेने पे भी आऊँगा। मैं तो पता नहीं क्या क्या पाऊँगा। लेकिन पॉइंट तो यो है कि आपने किसी चीज़ की ज़बरदस्ती की है, आपकी बात मानने के बाद क्या गारंटी है कि वो नहीं होगा जिसके चक्कर में आपने हमारे ऊपर फाइन लगाया है। तो जब आपने मेरे ऊपर फाइन लगाया 90 से ऊपर चलने पे या 100 से ऊपर स्पीड बढ़ाने पर, इसका मतलब आप ये चाहते हो कि मैं किसी को मारूंगा, उससे बचाने के लिए आपने मेरे ऊपर जुर्माना लगा दिया। इसी प्रकार से जब वैक्सीन लगाई जा रही थी तो वो ये कह करके लगाई जा रही थी क्योंकि तुम दूसरे लोगों को इफेक्ट करोगे। किसी ने ये साबित नहीं किया कि 90 से नीचे चलने वाला एक्सीडेंट नहीं करता है, और किसी ने यह साबित नहीं किया कि 90 से ज़्यादा वाला एक्सीडेंट नहीं करता है। मतलब उन्हें कुछ हो बनाने का नहीं चलेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, अब मैंने एक मुद्दा उठाया कि मैं 90 से ऊपर वर्ल्ड स्पीड लिमिट का समर्थन नहीं करता, मैं इसका विरोध करता हूँ। मोर्चे में ये 20 संगठन बैठे हैं, मैंने प्रपोजल दिया और मैंने अपना आर्ग्यूमेंट दिया। अब आप आर्ग्यूमेंट दीजिए, क्योंकि सच की खासियत क्या होगी उसको सब मानेंगे। मैं बहुमत के आधार पर बात नहीं करूंगा, मोर्चे में बहुमत के आधार पर बात नहीं होगी कभी भी। जो आदमी अपनी बात कहना चाह रहा है कि मैं समाज की ये लड़ाई लड़ना चाहता हूं, क्यों लड़ना चाहते हो आप अपने तथ्यों के आधार पर,
चाहे हिस्ट्री ते ले आओ, चाहे भूतकाल ते ले आओ, चाहे प्रेजेंट ते ले आओ, चाहे कानून में ते ले आओ, अपनी बात ने साबित करो जो आप कहना चाह रहे हो। अगर मोर्चे के सारे साथी ये कहते हैं, या तो सवाल उठाएंगे, भैया तो साथ देंगे, आप ठीक कह रहे हो, और कोई साथ नहीं देगा तो वो सवाल उठाओ। सवाल का मैं जवाब नहीं दे पाया तो मैं पीछे हटूंगा, अगर सवाल का मैं जवाब दे पा रहा हूं तो मैं आगे बढ़ूंगा, आप मेरा साथ दीजिए। लेकिन फिर भी मान लो आप और आप, ये दो संगठन मान लो फिर भी ये कहते हैं कि भाई हम तो चाहते हैं कि स्पीड लिमिट बनी रहे और इस पे फाइन जो का तो रहे, तो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। मतलब ये मेरी आवाज थी, वाह, मैंने अपनी डिमांड उठाई और मैंने मोर्चे से रिक्वेस्ट किया, मोर्चे के संगठनों से, भाई मेरा साथ दो, जितने लोग मोर्चे की विचारधारा को समझते हैं वो आओ, मेरा साथ दो। तो जो साथ देना चाहता है वो साथ आ जाए, जो साथ देना नहीं चाहता वो ना आए, बात खत्म, बस इतना सा। हम नहीं कहते कि आपको नियमों में बंधना है, आप मेरा साथ उस दिन नहीं दे पाएंगे, आप किसी टाइम पे मैंने आपको कॉल करी और आप नहीं आ पाए, और या फिर आप देना ही नहीं चाहते, तो भी आप मेरे दुश्मन नहीं हैं, तो भी आपका ओपिनियन अलग है और अलग ओपिनियन का सम्मान हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैं डिफाइन नहीं करूँगा कि मेरा दुश्मन कौन है। हो सकता है कि मसूदपुर के अंदर जो किसी का दुश्मन हो, डाटा में वो किसी का, मतलब वो पूरे गांव का साथी हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। हाँ, जो मिसाल दे के हम बात करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। हाँ, फिर आपने भी मिसाल शुरू आपने करी थी, मैंने तो नहीं करी। दूसरी बात ये है कि राजीव दीक्षित को के जो विचारधारा उसको सही मानते हैं आप? क्या विचारधारा उसकी? नहीं, आप तो मेरे से पूछ रहे हैं, आपके जो नहीं, आपने जो सही मोर्चा की मीटिंगों में मैं जगह जगह राजीव दीक्षित के फोटो देखे हैं। हाँ बिल्कुल, एक आइडियल के तौर पर लगता है भी मानता है मोर्चा उसको, हाँ, क्योंकि ये आदमी सही था हाँ, और इसका सिस्टम बढ़िया था, इसको फॉलो करना चाहिए, हम्म, ये तो एग्री करते हैं ना। बिल्कुल, राजीव दीक्षित का मैंने एक लेक्चर सुना था हम्म, फोन के ऊपर, ठीक है, उसमें से मैंने कुछ पॉइंट मैंने नोट किए थे, क्या मैं बताऊं जो मेरे को अटपटा लग गया। बताइए ना। ये इन्होंने हवाला दे रखा है उसमें कि विलियम एडम संसद ब्रिटेन, मैकाले का बोस की रिपोर्ट इंग्लैंड की संसद में सन 1835 में, इस तरह के कोई हवाला यहाँ से शुरुआत करते हैं वो। उसमें वो बताते हैं कि जिस टाइम अंग्रेज़ आए उस दौर की बात बता रहे हैं कि यहाँ कोई भारत में कोई भिखारी नहीं था, कोई बेरोजगार नहीं था, कोई पराश्रित नहीं था, दूसरे को पराश्रित भी नहीं था। यूरोप के सभी शहरों से ज़्यादा अकेले सूरत शहर की संपत्ति थी। भारत में कोई निरक्षर नहीं था, पूरा देश पढ़ा लिखा था। दक्षिण में 100%, पश्चिम में 98%, नॉर्थ में 82%, बाकी हिस्सों में 89%, इतने लोग पढ़े लिखे थे। इंग्लैंड में कुल साक्षरता उस टाइम 17% थी। ठीक है, क्या आपको सच्ची लगती है बात? सिर्फ एक ही पॉइंट में जवाब देना, हाँ, सच्ची लगती है? अब आप एक्सप्लेन करने को नहीं बोलोगे तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो आपको कभी नहीं, सिर्फ एक बात, ठीक है। हाँ। इसका मतलब जो ये बात वाकई आएंगे सारी आपको सच्ची लगती है। बिल्कुल, और वो डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे बोली है उसने जो बात बोली है। 7,32,000 रेवेन्यू विलेजेज हैं जिनमें सभी में स्कूल हैं, वो उसने मैकाले ने कहा उस टाइम, बिल्कुल, और जिन्हें भारत में गुरुकुल कहते हैं। जी, 7,32,000 गाँव में सब में गुरुकुल थे। बिल्कुल, 20,000 स्टूडेंट्स, बड़े में 200 विद्यार्थी, छोटे गुरुकुल में इस तरह से, ये इतने गुरुकुल कोई बड़ा कोई छोटा इस तरह से थे। चारों वर्णों के विद्यार्थी पढ़ते थे और अध्यापकों की ट्रेनिंग सेंटर भी थे, 18 विषय थे, 70 कलाएं थी। इंग्लैंड में उस टाइम केवल 240 स्कूल थे जी, और केवल बाइबल पढ़ाई जाती थी उनकी रिपोर्ट के मुताबिक। जी, जी, 16वीं शताब्दी तक कोई स्कूल नहीं था वहाँ। 1601 में लंदन, चलो यूरोप का सबसे बड़ा विद्वान अच्छा, यूरोप की सभ्यता, यूरोप का जनक मानेगा, उसकी पुस्तकें रिपब्लिक पब्लिक में प्लेटो केवल राजा और अधिकारियों को शिक्षा की जरूरत है, जनता को नहीं। अरस्तु प्लेटो तो स्कूल में अजाग। बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट एक गुरुकुल 25 हेक्टेयर में है, हॉस्टल भी हैं। शिक्षा और विद्या दो चीज़ें पढ़ाई जाती थी। शिक्षा का मतलब गणित, भाषा वगैरह, विज्ञान, इतिहास वगैरह, और विद्या का मतलब अध्यात्म।
और जीवन विद्या जिसे हम ये कह सकते हैं 15,800 हायर सेंटर, हायर स्टडी सेंटर और विश्वविद्यालय। ये है जी मोटा मोटी बात उसकी। एक आचार्य के पास 500 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हिप्पोक्रेट्स यूनियन। यूरोप का सिस्टम पुरुषवादी था, हमारे यहाँ महिलाओं को वो थे अधिकार, कुलपति महिलाएं भी थी। ऋग्वेद में स्त्री को पुरुष से ऊपरी गुणों से भरपूर बताया गया है। चलो वो तो अलग है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है डॉक्टर साहब, लंबी चलाने की बजाय इस लेक्चर में बहुत ऐसे पॉइंट हैं जिनसे मैं सहमत नहीं। सहमति तो पहली बात। और मैं एक दावा करता हूँ हाँ। कि जिस आधार पर इस आदमी ने कहा है कि ये चीज़ थी, जिस डॉक्यूमेंट के बेस पर, वो अकेला ही डॉक्यूमेंट नहीं है। इंडिया में उस जमाने के बहुत डॉक्यूमेंट अब उपलब्ध हैं। अकेला जिस रिपोर्ट को पढ़ के उन्होंने ये बात कही है, कोई इंग्लैंड की संसद में किसी ने कौन सी रिपोर्ट पेश की जहाँ से शुरुआत हुई इस लेक्चर की, केवल वही रिपोर्ट नहीं है, उस जमाने के अंग्रेजों की रिपोर्टें भी, राजा महाराजाओं के जो सिस्टम चल रहे थे वो भी, इस देश में उस टाइम भी कुछ लिखने पढ़ने वाले लोग भी थे, विदेशों में भी थे। इंडिया की उस टाइम की स्थिति के बारे में देश में भी बाहर भी बहुत तरह की रिपोर्टें मौजूद हैं इस रिपोर्ट से अलग। और मैं ये दावा करता हूँ आपके बीच में कि उन रिपोर्टों के आधार पर इसमें बहुत चीज़ें झूठी साबित की जा सकती हैं। चलो हम इसको ऐसे ले लेते हैं, क्योंकि वही एकमात्र तो ब्रह्म वाक्य है नहीं, वो रिपोर्ट में है जो कुछ है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, और इसमें नहीं, मैं पूरी कर लेता हूँ मेरी बात। यदि आप इससे सहमत हैं तो हमारा विचार आपके मोर्चा में आने का नहीं बन पाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर मान लो कोई व्यक्ति मतलब बड़े परस्पेक्ट को छोड़ करके, मतलब पूरे विजन को छोड़ करके, और एक आदमी की किसी एक लाइन पे और उसकी फोटो मोर्चे पे लगती है और उस पे अगर मोर्चे को जोड़ने के लिए इतनी संकीर्ण बात करता है, तो ऐसा व्यक्ति भी मोर्चे को नहीं चाहिए, अगर मैं आपको ये कहूं तो। वरना आप इसको गलत साबित करिए, वरना आप यहाँ पर सबूत रखिए, वरना आप वो रिपोर्ट जिसका हवाला दिया है उसने तो हवाला दे दिया, अब आप किसी और रिपोर्ट का हवाला दीजिए जो वहाँ कहती है कि भारत ऐसा ही गरीब था जैसा अंग्रेजों ने प्रेजेंट किया, भारत इतना ही अनपढ़ था जैसा प्रेजेंट किया। मैं ज़्यादा नहीं कहता, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट उठाइए, अभी उठा लीजिए, यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट उठाइए। 1860 में जब अंग्रेजों को भारत को लूटते हुए 200 साल हो गए थे, उस वक्त भी पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट का 48% अकेला भारत कर रहा है। उस टाइम भी दुनिया की नंबर टॉप इकोनॉमी के लिए भारत और चाइना दोनों लड़ रहे हैं। तो था, वो तो मानते हैं। कहां से आएगा वो? बिना उत्पादन के नहीं आएगा। उत्पादन गांव से होता था और गांव का एक भी आदमी बेरोजगार नहीं है। ये दौर तो आपने भी देखा है जी। बिना डॉक्यूमेंट के एक बात कहता हूँ, हाँ। जिस हरियाणा में बसे हुए हैं, हाँ, इन गाँव में ये 500-600 साल के बहुत गाँव हमारे आसपास, 200 साल के, 300 के, 500 के, 600 के, इन गाँव में कहीं भी किसी गुरुकुल के चीज नहीं, ना किसी बिजली में और एक गांव में चिट्ठी पढ़ने वाला आदमी नहीं था कोई। देखिए, हाँ, अब यहाँ पर आ जाइए। अब मैं आपको कैसे उसको मान लिया? मैं इसलिए मान लिया, यस, बस अब यो क्वेश्चन है जो आपका जायज है, लेकिन वो जो रिपोर्ट और जो उसका बोले हुए एक लाइन पे खारिज करना वो एकदम गलत है। नहीं, मैं इस बात पे आऊंगा ना, नहीं मिलती तब तक अपन डिबेट करते हैं ना, तब तक अपन बात करते हैं। देखिए, किसी का पढ़ा लिखा होना या किसी का अनपढ़ होना, ये कौन तय करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। यानी कि हरियाणा बोर्ड तय करेगा कि मैं पढ़ा लिखा हूं कि अनपढ़ हूं? मान लो मैंने 10वीं तक का सारा सिलेबस आवा है और 12वीं के बच्चा ने भी मैं पढ़ा सकूं और मैं ग्रेजुएट वाला ने भी पढ़ा सकूं जो उनकी किताब में लिख रहा, लेकिन मैं कदे स्कूल में को नहीं गया और मैंने उनका सर्टिफिकेट को नहीं लिया, तो मैं अनपढ़ माना जाऊंगा कि पढ़ा लिखा? पढ़ाई जिसको कहते हैं। नहीं, मुझे आप सिर्फ ये बताइए। मैं सिर्फ ही बताऊंगा। ना, एक ही लाइन में बताइए आप कि मेरे पास 10वीं का सनद नहीं, 12वीं की सनद नहीं, ग्रेजुएशन की नहीं है, लेकिन मैं सारी पढ़ा स्कूल है, तो मैं पढ़ा लिखा हूं कि अनपढ़ हूं? शब्द लिख लो, एक लाइन आगे बोल जाऊंगा। हाँ, लाइन में बताऊंगा आपको। हाँ। जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है वो अनपढ़ है, चाहे मैं भी लड़का हूं। ठीक है, सुनो, उसने कितना मेरे को पहले तो ये बताइए, मेरे को जो मैं बात कर रहा हूं, आदमी पढ़े लिखे करे हुए। अरे अभी पहले तो इस बात का तो जवाब दीजिए
उसको छोड़िए आप, फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि गुरुकुल मैं तो एजुकेशन की बात कर रहा हूं, मैं फॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूं जी। एजुकेशन एजुकेशन होती है, ना फॉर्मल होती, ना इनफॉर्मल होती, ना बकवास होती, ना जबान नहीं आंदी हो, चाहे किसी ने काम कर। अगर किसी को खेती करनी आती है वो अनएजुकेटेड है कि एजुकेटेड है? वो तो आप कह रहे हो ना भाई वो तो कहता है भाई कि बीएस एमएससी एग्रीकल्चर करे ना खेती को नहीं आंदी करनी, वो- और बिना एक अक्षर ज्ञान पढ़े हुए ना खेती करनी आवे, तो दोनों में से पढ़ा लिखा कौन सा है? खेती का पढ़ा लिखा कौन सा आप कर है? रहे हो। राजीव दीक्षित ये बात नहीं कह रहा है। राजीव वो- दीक्षित कह रहा है कि यहाँ फॉर्मल एजुकेशन थी। मैं वो ये ये नहीं कह रहा है कि जो आदमी जानता है उसको मानता अब था। जो सुनिए, वो ये कहता है कि गुरुकुल थे गांव में। अब मैं इसको आगे और लेके, इतने आदमी निरक्षर थे, अरे इतने अरे साक्षर अरे थे। इसको आप समझिए। उसको अपने हिसाब से प्रधान जी, define करें। क्यों मैं नहीं करूंगा अपने हिसाब से डिफाइन? क्योंकि वो एक्चुअली फैक्ट जो है वो तो मैं बताऊंगा ना। जब मुझे जिस जब वो चीज, स्कूलों तक का जिक्र करेंगे। आपने एक बात बोली ना कि हमारे पुरखे जो हैं वो स्मृतियों में और उसमें श्रुतियों स्मृतियों में मतलब फोकस करा करते, उसको अपन पढ़ बोलोगे कि पढ़ा लिखा बोलोगे? इसको जिसने अपना पूरा ज्ञान श्रुति में दिया है, जिसने अगली पीढ़ी को श्रुति में दिया है, लिखने का मतलब होता है जिसको अक्षर ज्ञान है, वो ये तो ज्ञान अंग्रेजों है। ने डिफाइन किया ना। राजीव दीक्षित भी मान रहे हैं इस बात को कि क्या? वहाँ 240 स्कूल थे और हमारे यहाँ इतने गांव में, हर गांव में हाँ, तो वो गुरुकुल उसको क्या दे रहा है जो उसको सीखना आता है? मुझे एक बात का पता आचार्य है, थे पढ़ाने वाले। मेरे घर की औरतों आप कैसे को रिजेक्ट कर सकते हैं? मैं बताता हूं जी प्रधान जी, मेरे घर की हर औरत को घर में बालक तक के खुआना के नहीं खुआना, किस मौसम में के देना, या बात बिना गुरुकुल में जाया पता थी कि नहीं पता थी जी? या तो सारी दुनिया में पहले आदमी जंगली था, जिसमें अपने ढांचे चल रहे थे, लेकिन ये स्कूलों की बात कर रहे हैं। देख, आप इस बात को reject आप कैसे उसको गुरुकुल बोल रहे हो। अब ये गुरुकुल आने वाले वक्त में मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, एक एक गांव में 3 अर्जुन का कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा और कोई सबूत नहीं होगा, और इतिहास के अंदर हो सकता है उनका कदे कोई नामो निशान भी ना पावे। वो आपके गांव, आपकी चुपाड़ में खुला पाओगा या फिर आपके गांव घर में खुला पाओगा। आपके सपने हमने सारी उम्र धक्के खा लिए, ये सपने कहाँ जाके घूम जाते हैं वो आपको पता चल जाएगा कुछ दिन में। कोई बात, कितने दिन में लग जाएगा पता? आपको कुछ बेसिक कितने दिन में चल जाएगा पता? जहाँ रुकावटें आती जाएंगी आपको पता चलता जाएगा। बताओ कितने दिन में? आपने कितने दिन में पता चला ये बात? आपने तो क्या कहा? भाई ये जो सपने हैं ये घूम जाएंगे, ये कितने दिन में पता चले आपने? सपने तो जहाँ सफलता दिखाई देगी आपको घूम जाएंगे। असफलता तो जीव होगी जब किसी ने सफलता के पैमाने तय कर रखे होंगे। सफलता का पैमाना ये है जो आपने जो ऑब्जेक्ट ले रखा है, उद्देश्य है, हाँ, इसमें आपके लिए सफल दिखाई दो, वह है सफलता। और जो मैं तो जी, मैं बताऊं प्रधान जी, जिस मुद्दे पे हम चल रहे ना मोर्चे वाले, हमने तो ये तय कर रखा है कि हमारी सफलता रोज तय होगी, डेली। और आज तक मोर्चे ने 2.5 साल बने में एक दिन असफलता का मुंह नहीं देखा। तो हम रोज सफल हो रहे हैं, डेली। तो और हमारा फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने का कोई टारगेट नहीं है। हमारा रास्ता ये है, हमने तो अगली पीढ़ी तक रास्ता देना कि बेटा जिंदगी जो है ना, मानवता के लिए, प्रकृति के लिए, जीव के लिए जीनी है। रुपया खातर, पद खातर, इन संगठना खातर कौन जीनी? किसी को गलत साबित करने के लिए हमारा मकसद नहीं है। वहां से राजीव दीक्षित पर उठा ली एक बात, हम तो राजीव दीक्षित की कई बात ने इतना लेकर चलना, चाहे वह झूठ हो चाहे वह सच हो, हम तो न्यू मान के चलना कि जय हमारे घर घर में गुरुकुल ना खोल दें तो क्या कहना? भाई आपने इलेक्ट्रिसिटी का काम करना हो, इलेक्ट्रिसिटी आप सिखा दो। यू भाई ने कुम्हार का आदमी का यू कुम्हार का सिखाओगा, यू आदमी खेती करना हो ना यू खेती सिखाओगा, इसने मैं एजुकेशन पे दूसरी चीज सिखाऊंगा। मेरे तो एक गांव में 10 गुरुकुल हो जाएंगे, 20 गुरुकुल हो जाएंगे, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? अगली बात सुनो, जो आपने एक लफ्ज कहा था बीच में कि जो आदमी केवल एक व्यक्ति का मिसाल देके और इतने संकीर्ण आधार पर संगठन से दूर रहना चाहता है मोर्चे से, तो हम ऐसे आदमी को लेना नहीं चाहते। ना ना, मैं नहीं कह रहा हूं इसे आदमी की मोर्चे ने जुड़ते को नहीं। ये पहली बात न तो ये तो खैर भाई रिकॉर्डिंग भी लग रही, इसमें भी होने लग रही। मैं तो न्यू कहूं हूं जी, पहली लाइन में एक मतलब आपका क्लियर ही नहीं हुई। आप तो खाम खाई जो करूंगा खुद दिला कर आप तो न्यू लान लग रहे जी। पहली लाइन में आपने न्यू कह दिया, ना कोई मोर्चे में ज्वाइन कराने वाला मानस, ना कोई आपने मोर्चे में तक काटने वाला मानस। पहली लाइन होगी। इस लाइन में तक ज्वाइन करने वाली बात आई तो वह मोर्चे में ना लेने वाली बात आई। मैं कोई नहीं मोर्चे में लेने वाला, आपने मैं उसने करेक्ट कर दूँ जाए उस पॉइंट पर आंदा हो तो आपने जुड़ सी बात ठीक लग दी हो ना कि देवेंद्र तेरी यह बात ठीक है, मैं तो इस पर तेरे साथ हूं, उस पर दे दो। जिनसे राजीव दीक्षित वाली बात गलत लग गया ना, राजीव दीक्षित वाली मत मानो, उसमें क्या? केवल राजीव दीक्षित वाली बात नहीं है, मैंने सबसे पहले सबसे बेसिक पॉइंट उठाया था। मैं उसी बात पर सहमत नहीं हूँ कि कोई संगठन बिना संविधान बिना नियम के कुछ खास कर पाए। बस फिर वो ओडी कर देंगे आप रिजेक्शन, उसमें क्या था? उसमें मिसाल वो थोड़ा लंबा मैं तो किसी दिन बात हो रहा है उसमें कि भी महा हो सकता है, गर्म बहुत ज्यादा कर रहे हो
बिना संगठन के, बिना संविधान बहुत ज़्यादा के, गर्म बिना है। नियमों के कोई संगठन चला के देखेंगे। भाई ये नया तजुर्बा करना चाह रहे हैं, यदि डिटेल पर जाएंगे तो चाहे एक हफ्ता डिस्कशन करेंगे। मेरे पास बेसिक प्रश्न बहुत हैं। देखो जी, और आप जो आपने राजीव दीक्षित वाली बात कही है, नहीं आप डॉक्यूमेंट के आधार पर इसको पेश करो। भारत की सारी एजुकेशन पद्धति, जितनी एजुकेशन नीति की इस देश में दी गई उस जमाने से लेकर भी दी जाने वाली, चाहे तो वह सारी झूठी है, वो इस राजीव दीक्षित वाली बात को नहीं मानती जो ये कह रहा है इसके खिलाफ है। आप तो कहते हो डॉक्यूमेंट हजारों हैं इस बारे में कि कोई यहाँ सारा गुरुकुल थे ही नहीं, इतने लाखों गुरुकुल कहाँ से थे? बच्चों की बात कर रहा हूँ। देखो आपने एक बात कही थी प्रधान जी कि थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल। मैं राजीव दीक्षित का अनुयायी हूँ, मैं राजीव दीक्षित को मानने वाला हूँ। मैंने राजीव दीक्षित की थ्योरी पढ़ी, क्या पढ़ी कि भाई ऐसे ऐसे खेती करने से ऐसा हो जाता है। मैंने आपकी तरह मानना नहीं, मगर जब तक मैं प्रैक्टिकल नहीं करूँ तब तक बात बनेगी नहीं। तो मैं धरातल पर आया, मैंने उस बात को सिद्ध करने के लिए 15 साल लगा दिए हैं और आज मैं राजीव दीक्षित से ज़्यादा मजबूत डाटा के साथ हूँ। वो तो ये कह रहे थे कि यहाँ पे इतनी पैदावार थी, जितनी पैदावार वो कह रहे हैं मैं उससे ज़्यादा रिजल्ट के साथ हूँ, तो मैं उसको मानूँ कि नहीं मानूँ? और अगर मैं थ्योरी के उसकी थ्योरी के साथ मैं प्रैक्टिकल में ज़्यादा रिजल्ट के साथ हूँ तो आप मेरे को मानोगे कि नहीं मानोगे? तो इसमें आदमी का तो मतलब बचा ही नहीं। नहीं मेरी बात सुनो, नहीं, यह बात समझ में आ रही होगी ना सबके। अभी उन्होंने कहा अभी इतनी पैदावार आ जाएगी और बिना केमिकल के आ जाएगी, लेकिन आज का जितना साहित्य आपके पास है वो तो नहीं कह रहा कि बिना केमिकल के पैदावार आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ क्यों? क्योंकि मैंने जो उनकी थ्योरी पढ़ी और उन्होंने कहा भी ऐसा हो जाएगा, मैंने मानना नहीं और 14 साल 15 साल मैंने रिसर्च किया, पूरा प्रैक्टिकल करा। आज मैं सैकड़ों किसानों के साथ प्रैक्टिकल करके ये रिजल्ट ले लिया कि जितना उन्होंने कहा तो उससे ज़्यादा रिजल्ट है। तो क्या उनकी बात गलत है? नहीं वो तो आपका तजुर्बा है, आप तो आप मेरा नहीं, सैकड़ों किसानों का। और अगर सैकड़ों किसान ले रहे हैं तो यूनिवर्सल रिजल्ट है वो। जब परसेंटेज में बात आती है तो यूनिवर्सल रिजल्ट होते हैं प्रधान जी। जिसने करना नहीं आंदा उसका एक्सपीरियंस को तथ्य नहीं माना जा सकता। जिसने करना आवा है उसका एक्सपीरियंस ही तथ्य माना जाएगा। वही सबूत है। जो नहीं कर पाया कहीं ना कहीं कमी थी। यानी अगर एक आदमी कर पा रहा है एक नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब करने वाले को ऑथेंटिक माना जाएगा, ना कि ना करने वाले को। वो तो ठीक है, वो तो आपकी बात ठीक है, प्रैक्टिकल करने से ज्यादा पूरा पता होता है। तो एक पॉइंट तो यहाँ क्लियर है। तो आपने कर लिया कृषि पर, राजीव दीक्षित ने कृषि पर बोला, बहुत बढ़िया बात है, बहुत मजबूती से उसको फॉलो करके देखा हम सफल हुए। हम केवल कृषि की बात नहीं कर रहे, मैं एक पॉइंट और बताऊं। मैं एजुकेशन की कर रहा। एक मिनट चलो मैं बताऊंगा। केवल आपके प्रधान नौकरी जी की बात भी नहीं कर रहे। सुनो तो एक मिनट और, छोटी बात है। चलो राजस्थान चलना आप। मैं सिविल इंजीनियर हूँ बाई चांस, प्रोफेशन था। 2010 में मैंने डिग्री करी, 4-5 साल पढ़ाया और छोड़ दिया। और मैं राजीव दीक्षित को ही सिद्ध और गलत करने के लिए चला हूँ अपने उसमें। फिर उस लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन में चला, सिविल इंजीनियर पर, खेती को छोड़ के। उसमें मेरे पास एक मतलब उस जमाने की एक पुस्तक है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। आज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मना पड़ी 4 साल, मैंने अपने 4 साल खपाए। सीमेंट है सबसे मेन चीज़। ये जितना हम देख रहे हैं टोटल सीमेंट का स्ट्रक्चर है, इसकी लाइफ 30 साल नहीं ढंग से। घर बनते हैं और 15 दिन में भूनना शुरू हो जाए। मैं आपको राजस्थान लेके चलता हूँ। चुनने की बिल्डिंग बहुत पुरानी खड़ी है। तो वो चुनने की बिल्डिंग क्या बिना ज्ञान के आ गई? नहीं टेक्नोलॉजी थी। टेक्नोलॉजी थी तो इसका मतलब पढ़ाई भी के स्कूल भी रहे होंगे या अपनी मर्जी से रह गए होंगे। भवन निर्माण कला अच्छी थी, तो बहुत तो बढ़िया। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई गई होगी एक चीज़। चलो मैं आपको उन्हीं बिल्डिंगों में आपको मैं पेंट दिखाता हूँ। 2000 साल से जो उस टाइम पेंट हुए थे वे आज तक भी यूं के यूं हैं। तो जो पेंट का केमिकल कॉम्बिनेशन है क्या वो ऐसे ही आ गया होगा? नहीं आया होगा। तो इसका मतलब ज्ञान था। अगर ज्ञान था तो ज्ञान के केंद्र भी थे, तो इसका मतलब ज्ञान के केंद्र थे तो ज्ञान के पढ़ाने वाले भी थे। इसी तरीके से आप एक और चीज़ ले लो। मैंने अपनी दादी को देखा, बहुत सारी दादियों को देखा जिनके पैर 2-2, 3-3 किलो चांदी से भर रहे थे। फिर मैंने अपनी और बहुत सारियों को पूछा, बूढ़ियों को, कि तुम्हारी चांदी कितनी रही होगी? अगर जब हमारा ब्याह करता 3 तड़ी चांदी थी। आपने देखा होगा। सोना भी 20-30 तोड़े आराम से रहा होगा। तो ये चीज़ तो मेरी आंखें देखी है जब लूट बहुत ज़्यादा हुई है। अगर मैं इसको 200 साल पहले लेके चला जाऊं तो ये तो असल में सोना चांदी आराम से रहा होगा। तो इसको ये कैसे माना जाए कि वहाँ पे भूखमरी होगी या भिखारीपन होगा? नहीं होगा। और धरती में तो सोना चांदी काटने की कला है तो मेटलर्जी भी होगी, तो इसका मतलब फिजिक्स भी पढ़ाई जाती होगी। देश का बहुत धन इंग्लैंड गया, इसमें कोई दो राय नहीं।
तो वो अगर यहाँ होगा तो ये कहीं होगी। 24 कैरेट का सोना बिना सर्टिफिकेट के, इब तो ISI, इब तो मार्का लगावा है, फलाना डिमकाना के लगावा है, और बिना मार्के के 24 कैरेट का शुद्ध सोना काटने की कला उनके पास थी। वह कला बिना केमिस्ट्री और फिजिक्स की जानकारी के, कुकर मेटलर्जी के बिना कैसे था तू? रसायन शास्त्र उसके लिए, देखो जी, सारे जब अपने देश में सब कुछ अवेलेबल था तो कोई ना कोई सिखांदा भी था। और मैं ये कहता हूँ प्रधान जी, सीधी सी बात यह है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ मैं आपको ये कह रहा हूँ, और बिल्कुल स्ट्रॉन्गली मैं इस पर कति अड़िग हूँ कि जी आपा मोर्चे का संविधान कदे भी नहीं बनावा। मोर्चे में आने वाली जो विंग हैं वो अपना संविधान बनाएंगी, वो अपना काम करेंगी, उसमें जिसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो करेगा। ना मेरे कहे तो आपने कुछ करना और ना मैं आपके कहे तो कुछ करूं, सीधी सी बात। और ना ये कोई करे मेरे कहे तो, ना जिसका जी कर रहा करो, जिसका ना जी कर रहा करो। हमारे मोर्चे का सिद्धांत है, जो व्यक्ति मोर्चे को कहता है कि मैं मोर्चे से जुड़ा हूं, तू न्यू बता मोर्चे के लोगों से तुझे तेरी मजबूती के लिए क्या चाहिए, अगर हमारे पास है तो वो लेके तू मजबूत हो। यहां पे हर संगठन ने, जिसने भी संविधान बनाया, जिसने भी संगठन बनाया इस तरह से, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की, अपने साथ काम करने वाले लोगों की ऊर्जा चूस चूस के, और वो जो प्रधान थे वह बन के पता नहीं के बन गए। यहां पर इस चीज को खत्म किया गया है कि किसी भी आदमी को चूसा नहीं जाएगा, किसी भी आदमी का शोषण नहीं होगा। जो भी आदमी जुड़ेगा यहां पर, हम लोग मजबूत नहीं है, आपको मजबूत किया जाएगा, हमने नीचे लेके जाएगा। आपके गांव के अंदर अगर गुरुकुल खोलना है ना, आप ओवरबल चलाना चाह रहे हैं, आप इसको लिखित में नियमावली बनाना ही नहीं चाह रहे, वो तो अलग चीज। आप प्रधान नहीं बनाना चाहते मान लिया, हाँ, तो नियमावली में ये भी वाक्य लिखा जा सकता है कि प्रधान कोई नहीं होगा, इस तरह से चलाएंगे हम। ना कौन लिखना जीव, आप रिटर्न में लेना। मैं ये बताऊं आपने, जब मैं टीम तैयार कर रहा हूं, यहां पर बना रहा हूं, तो जिस टाइम पे मैं टीम बना रहा हूं और एजुकेशन पे काम करने लग रहा हूं, तो जितने ये लोग बैठे हैं, जितने हमारे साथी हैं, उस टाइम मैं प्रधान हूं, उस टाइम मेरा फाइनल डिसीजन होगा कि ये काम ऐसे होगा। जिस टाइम खेती पे टीम बनेगी तो मेरा प्रधान यू हो जाएगा, जिस टाइम किसी इवेंट को ये ऑर्गेनाइज करेगा मेरा प्रधान यू हो जाएगा। इस इवेंट का यो प्रधान है, डिसीजन यो लेगा, भाई यहाँ पे यो होगा, यहाँ पे होगा, उस इवेंट का ज्ञान उसने। तो यहाँ पर न्यू भी नहीं लिख सकते कि कोई प्रधान नहीं होगा। आप नया तजुर्बा कर रहे हैं, आपके अपना तरीका है काम करने का। हाँ, वो अपनी पहले बात चल रही, आप उनसे हटके कुछ नया करने के सामने आगे बढ़े, वो आप जरूर करो, हमने कोई दिक्कत नहीं। हमने तो सिर्फ ये एक पॉइंट दीक्षित वाला इसलिए उठा था, बेसिक पॉइंट नंबर तो अपनी डिस्कशन आपकी मसूदपुर मीटिंग भी है। मैंने तो जिन साथियों के माध्यम से बात चली थी, मैं 5-4 घंटे तो कोई बड़ा लाग गए, और 5-4 घंटे कहने की बात है। एक राजू दीक्षित वाली पर इन 2-3 बातें संविधान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इन्हें बाबा ने घंटा हरा हो गया होगा, क्योंकि बात में से बात निकलती चली जाती है। ये निकलती रहेंगी जी, ये तो जब आप इकट्ठे चालन तो घड़ी निकलेंगे। जो आपने बात कही है, घड़ियां बढ़िया लागेंगी, घड़ियां खराब लागेंगी। जो आपने ये बात कही है कि इतनी छोटी और संकीर्ण सोच जो लोग रखते हैं, हम छोटी नहीं रखते। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको, हमने इन हर फील्ड के बारे में कुछ जान रखा है, सीख रखा है, जानते हैं। सब कुछ तो नहीं जानते होगा, सब कुछ तो कोई भी नहीं जानता, बस सब कुछ तो आप भी। आप जो बोल रहे हो अपने ज्ञान के और अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हो अपने। और हमारा एक तजुर्बा है, जो भी आदमी किसी संगठन में काम कर चुके अच्छे लेवल पर, उसकी अपनी एक सोच बन जाती है, उसका अपना एक दायरा होता है। आम आदमी जितना जल्दी किसी नए संगठन में आ जाता है, 4 बातों से प्रभावित होगी। बात बहुत बड़ी है मेरी, हमने हमारे संगठन में आते हुए हज़ारों नौजवानों को देखा है। हरियाणा के 12 में से 8 जिलों में हमारी यूनिट थी, बड़ी बढ़िया फंक्शन कराया करती, किस तरह से लोग आ जा करते। और जो पुराने काम करने वाले लोगों के साथ जब हमारी डिस्कशन होती थी, वो नहीं आते थे, इतनी जल्दी हमारी बातों से सहमत नहीं होते थे, और हमें बड़ा अटपटा लगता था कि यूँ आदमी आप मानता है कि हमारी इतनी बढ़िया बात रही। उसके अपने तजुर्बे थे। हमारे पास तो आपकी जो वो आने लगी ना आग्रह कि भाई आप आओ मोर्चे की मीटिंग में, आपके माध्यम से, आपके साथियों के माध्यम से, कि भाई वहाँ हमारी मोर्चे की मीटिंग है और आप आओ, इसलिए आपसे बात चल गई, नहीं तो अपनी डिस्कशन ही नहीं होती। शायद बहुत संगठन इस देश में काम करते हैं, हम ना तो किसी के साथ डिस्कशन करते, ना करने के लिए जाते, ना कभी उनसे फ़ोन पर संपर्क करते, आप हमारे से डिस्कस करो। आपकी अमरोहतक मीटिंग में गए थे, आपके संगठन ने हमारे को संगठन का साथी बनाने का प्रयास किया, किसी जूनियर साथी के माध्यम से, आपके माध्यम से। तो हम पुराना कुछ हमारा अपना लेवल था, उस लेवल के हिसाब से हमें कुछ बातें अनुचित लगी, हम पूर्ण तौर पर सहमत होना चाहते थे, इसलिए हमने बात रख दिया कि हम तो पूर्ण तौर पर सहमत ही नहीं है। मैंने इशार भी यही कही थी आपसे,
आपने पूछा था कि हम ठीक काम कर रहे हैं, माँ जी मेरी कुछ असहमतियाँ हैं। एक दो बार बीच में मिले तब भी यही कही, पहले आप यहीं से ऐसा बात सुनो एक बार पूरी, आप यहीं आए थे बैठक में भी यही बात चली थी अपनी, मैं बाद में संपर्क भी नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता है कि पुराने आदमी जो संगठनों में काम किए हुए लोग होते हैं वो इतनी जल्दी सहमत किसी दूसरे के साथ हो ही नहीं पाते। और आपका तो जमाना नया प्रयोग है, जो लाइन जिस चीज़ को हम लाइन समझते हैं, जो हमारे युग तक के तजुर्बे उससे अनेक चीज़ें मेल नहीं खाती आपके संगठन की, इसलिए हमारे को पचेंगे नहीं। संकीर्ण कह के इसको दरकिनार नहीं कर पाएंगे आप, मेरे पास इतना बड़ा मसाला है, लेकिन मैं इसलिए आपको बाध्य नहीं करूँगा क्योंकि जो संगठनों में सक्रिय लोग होते हैं, मेरे को पता है इस बात का, उनके पास इतना समय होता ही नहीं। अब एक आदमी आपका एक महीना खा जाए, हर पॉइंट पर डिस्कशन करने लग जाए, अगली बार मैं डॉक्यूमेंट इकट्ठे करें पाजूंगा राजीव दीक्षित वाले कि ये मेरे पास ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है, जिस जो ये साबित करती है कि यहाँ इतने गुरुकुल नहीं थे। आप अपनी रिपोर्ट लगे, इतना टाइम किसी संगठन बनाने वाले के पास एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। मैं एक व्यक्ति हूँ आपकी नज़र में कि इस एक व्यक्ति को सहमत करने के लिए, इसके बजाय तब तक हम 50 नौजवान नए संपर्क करेंगे। ऐसा सुनो, ये आपकी बात मैं ठीक आपको प्रधान जी मैं आपको एक बात मैं बताता हूं। आपके बरा ना सोच, फिर भी फाइनली मैं फाइनल लाइन में आपको दो बात बताऊं, आप इसको कैसे भी समझ लेना। थोड़ी देर में करता हूं। क्योंकि आपने एक लाइन पे रिजेक्शन किया है, तो उस एक लाइन की रिजेक्शन का एक लाइन में जवाब आया, क्रिया की प्रतिक्रिया। दूसरी बात, हमने आपसे जब मीटिंग में आने को बोला है, जब साथी किसी टीम के मेंबर ने अगर आपको ये बोला है कि आप हिसार में अपनी मोर्चे की मीटिंग है, तो अगर आपके पास समय है तो आप आएंगे। जब आप आएंगे तो आपको वहां बैठ करके ही पता चलेगा। हम यहाँ एक दिन में आपको ना अपना काम करने का तरीका दिखा सकते, ना काम करने का कोई अपना आइडियोलॉजी बता सकते, ना आपको मतलब, क्योंकि क्लैरिटी वो एक दिन में आ ही नहीं सकती, वो आप बड़ी बात है, 100% पॉसिबल ही नहीं है। वो समय के साथ आपको भी पता चल जाएगा। भाई मैंने इसीलिए आपसे पूछा था कितने टाइम में लग जाएगा आपने, भाई हम सफल या असफल का जो सर्टिफिकेट है हम ना वो कितने दिन में दे देगा समाज, तो वो समाज एक बार तय कर लो भाई इतने साल में तो हम फेल हो जाओगे, हम देख लेंगे भाई उतने साल तो हम चलेंगे कि नहीं चलेंगे। प्लस हम कोई काम करेंगे, हम कोई इवेंट करेंगे, आप अपने आप में एक संगठन हो, हम आपको एक व्यक्ति नहीं मान रहे। अगर हम आपको एक व्यक्ति मान रहे होते तो हम आपके पास नहीं आते, हम आए हैं आपके पास, आपके मतलब आपके आदेश पर आए हैं। बेसिकली आपने एक बार कहा और हमने प्लान किया कि नहीं भाई प्रधान जी से मिलके आएंगे, और प्रधान जी तो अपनी बात तो बता कहेंगे। हम जो आपके पास आए हैं आज भी हम इसे बात पे कहेंगे। हम एक इवेंट रखेंगे, उस इवेंट का हम पर्पस बताएंगे, उस इवेंट का हम कॉज बताएंगे समाज के अंदर। उस इवेंट में आप साथ हो तो आप आइए, उस इवेंट में आप साथ नहीं हो तो आप मत आइए। बहुत सिंपल सा फंडा है, वो तो आपने पहले ही बता दिया। बहुत सिंपल सा है, कोई फालतू कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कोई भी नहीं आता किसी संगठन में जबरदस्ती में, कुछ हाँ, इंटरेस्ट से आता है। इंटरेस्ट से आता है। फिर जिस दिन जीवन के जिस मोड़ पर आपको ये लगे कि ये लड़के ठीक काम कर रहे हैं और इनको ये और तजुर्बा हो जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, इन यह और एक्सपीरियंस हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, इनकी इस बात में और ये सुधार हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, तो आप आकर हमने गाइड करिए उस मौके पर कि भाई देवेंद्र मेरा यह बात समझ में आई है कि सुनील यह बात और होनी चाहिए, तो फिर आप बैठांगे। आपका वाली बात अगर 100% है तो आप आगे बढ़ के आप लीड करो और उस पर माना करेक्ट करो। हम सारे साथियों ने बुला लेंगे, आप हमारी उस दिन करेक्शन कर दो, उस तो आगे हम करेक्ट हो जाएंगे। जो जो चीज़ खराब होती जाओगे वह ठीक करते जाओगे, जो ठीक है उसने बढ़ाते जाओगे बस। तो आपकी जो कोरोना वाला अभियान था उसको उससे प्रभावित होके आए थे, जो कोई किसी संगठन में जाता भी नहीं, जो इतने पहले संगठन। अब चलो आप मैं कोरोना वाले पे आ जाता हूँ, आप वाली लाइन पे बता दूँ प्रधान जी। मैं आप वाली पॉइंट डिस्कशन की, हाँ केवल राजीव दीक्षित वाली मैंने इसलिए की कि ये काम था तो लंबी ना चले, क्योंकि मुझे जितनी बात अपनी चल की थी उससे पहले, राजीव दीक्षित से पहले, उन्हीं में अनेक पॉइंट मेरे दिमाग में ऐसे आ गए थे, उन्हीं पर वो ठीक है, क्लियर हो गया, वो हमारा क्लियर हो गया। मैं तो आगे बताऊँ आपने हाँ, जितनी डिस्कशन आपके मुंह से निकली, जितने लोग नो फील्ड वाली या इतने गांव अपने आप को करें, हर बात में से प्रश्न निकलता है, बिल्कुल उन्हीं पर बहुत लंबी डिस्कशन चलती चली जाएगी। बेहिसाब डिस्कशन है इस पे, पहले लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबी है। हाँ मैं तो इसीलिए मैं कहा एक बार, क्योंकि मैं बहुत लंबी हो जाएगी राजीव दीक्षित के ऊपर जो मेरा मूल्यांकन है राजीव दीक्षित के बारे में,
इतनी लंबी आज आपके पास समय भी नहीं। मैं कह रहा हूँ प्रधान जी इस पे तो कदे भी नहीं होता समय, क्योंकि ये तो हम 3-3 दिन बोल के भी हमारी भी पूरी नहीं होती, फिर 7 दिन की भी होली उसके बाद भी पूरी को नहीं हुई। गुरुकुल गुरुकुल वाला पॉइंट नहीं, राजीव दीक्षित का सिस्टम है जो वो करके गया अपनी लाइफ में। कई चीजों पर बहुत अच्छा बोला उन्होंने, बड़ा पॉजिटिव बात है, बड़े प्रभावित होते हैं लोग आयुर्वेद के ऊपर, कई चीजों पर बड़ा बहुत बढ़िया है। ये ड्रग वगैरह के ऊपर, ड्रग माफिया के ऊपर, कंपनियों के ऊपर 2-4 चीजें हमने सुनी, बहुत बढ़िया, बड़े शुरू में बड़े प्रभावित हुए हम। लेकिन जब हमने डीप में देख तो कई चीजों से मैं सहमत नहीं हुआ। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना? वो अलग अलग, हाँ जी सुना। तो नालंदा विश्वविद्यालय भारत में रहा होगा? ये शर्मा जी इतनी लंबी डिस्कशन है जो विश्वविद्यालय आपने कह दिया। जिस तरह का कंपैरिजन राजीव दीक्षित ने किया है कि इंडिया ये था और अंग्रेज वो थे, बेसिकली एक ही बात पर रिजेक्ट हो रहा है हमारे दिमाग में। यदि वो इतने लूज थे तो इतने बड़े देश के ऊपर शासन करने में सफल हो कैसे गए? हाँ, ये बढ़िया सवाल ये है। सवाल है जो असली। सवाल डिस्कशन का है। वो केवल एक बात करते हैं इस तरह के, ये सवाल है आपका असली। एक बात कहते हैं इस तरह के लोग कि यहाँ आपस की फूट थी, और भी कमाल। अब जरा इतना ज्ञान था और आपस की फूट को रिजोल्व करने का भी तो ज्ञान होगा उन लोगों ने। नहीं थी जी, अब उनके मैं पास- अब मैं आपने न्यू बता सुनो, दूं जाए पूरा तो इतनी टेक्नोलॉजी थी, प्रश्न तो पूरा नहीं दो, इतनी टेक्नोलॉजी थी तो वह उनके हथियार थे, अपने हथियार भी मजबूत होने चाहिए थे। इतने तार तमैन उनके वो सिस्टम थे, कूटनीति अपने वाले की। अब जब इतना फॉरन में भी इनका निर्यात आया, सब कुछ होता था, वो तो कुछ भी नहीं थे, जीरो थे हमारे सामने। अब जीरो हीरो के ऊपर अचानक कैसे काबिज हो गया? पता नहीं तो नहीं होया। उसके पीछे क्या क्या रीजन थे? इसमें इतने पर्सन खड़े हो जाते हैं। उस टाइम की अंग्रेजों की व्यवस्था, तो प्रश्नों के सवाल भी तो है, जवाब भी तो मैं है। नए पर्सन पैदा कर और उन प्रश्न खत्म करके ना जमाइश पे। अगर मैं आपने यो बता दूं और उसके प्रमाणिक दस्तावेज भी दे दूंगा और हम ये बता देंगे कि भारत कदे गुलाम था ही को नहीं और ना कदे आजाद होया, यो ही फ्रॉड है। आपको जो पढ़ा आपने आज तक गुलामी और आजादी से संबंधित सब फ्रॉड है और कागज है इसके, और सरकार के दिए हुए हैं, रानी के दिए हुए, क्राउन के दिए हुए मेरे पे पड़े मैं कागज। समझौते के तहत गए अंग्रेज। वो समझौता भी तो दिखा दो दुनिया था। वो समझौता कोई शर्म की बात है कि आज तक भारत की सरकार देश के लोगों को बता नहीं पाई वो समझौता? किसी ने नहीं देखा आज तक वो समझौता प्रधानमंत्री ने भी नहीं देखा, आज तक वो समझौता किसी ने नहीं देखा, कोई पार्लियामेंट का मेंबर नहीं देख पाया। उस तक उसने किसी ने नहीं बताया आपने किसी आदमी तक। 70 साल हो गए, 75 साल हो गए देश ना आजाद हो ना, आज तक कोई आदमी नहीं देखा वो समझौता। इतनी शर्म की बात थी वो समझौता आजाद होना। और मेरे पे कागज है मैं आजाद होने के, जिसने मैं आजादी का मैं उसके, जिन्हें मैं गुलामी का मैं उसके, और क्राउन के दिए हुए कागज हैं जी। मैं न्यू नहीं कह रहा, मेरे बनाए हुए कागज को नहीं, और मेरे पे जो कागज हैं रानी पे ताए हुए, रानी के स्टैम्प, रानी की मोहर लग गए हुए। जो 15 अगस्त 1947 हाँ, अंग्रेजों के साथ एग्रीमेंट हुआ, हाँ, उसकी कॉपी है। ना जी ना, वो नहीं, वो तो बहुत छोटी वो चीज़ है। वो तो झूठ है प्योर कि देश आजाद हुआ। वो तो प्योर झूठ है देश आजाद होया, क्योंकि यो है झूठ है कि देश गुलाम होया। वो आपके पास कैसे आई इतनी कूटनीतिक चीज? वो तो देखो जी, वो तो प्रधान जी वो लंबा विषय है। वो तो हमने अपने साथियों तक नहीं आज तक कदे डिस्कस करा ही नहीं था। आज जिंदगी में पहली बार मैंने अपने साथियों के बीच में यह बात डिस्क्लोज करी है। 2-4 साथियों छोड़ के किसी ने भी नहीं मेरा देखे भी है उनने तो मैं कागज उनको तो मैंने दिखाए भी हैं। मगर यो टाइम आवेगा जब इस देश ने, इस गांव राम ने पूरा आज़ाद, असली आज़ाद जिसने कवांगे वो करांगे। और जी मैं बता दूं, आपके वाली बात 100% सही है कि अगर अंग्रेज उस टाइम पे ऐसे निर्धन और ऐसे गलीज थे तो मैं भारत जैसे संपन्न देश पर राज कैसे कर गए, ये बड़ा सवाल है। आप 18 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पे सारा डेटा दे रखा। टॉप 10 में भी कहीं इंग्लैंड नहीं था जिस टाइम पे देश, इंडिया पहले नंबर पे था। भारत तो पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ता है चाइना के साथ, और इंग्लैंड टॉप 10 में भी नहीं है। और इंग्लैंड टॉप 10 में भी ना होते हुए भारत के ऊपर राज कर रहा है, ऐसा हमारे को पढ़ाया गया। एक चीज लगभग बहुत बड़े पैमाने पर फैली इस देश में, फैलती जा रही है। हाँ, कि इंडिया में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है हिस्ट्री के नाम पर, इसमें बहुत कुछ फाल सकती है। हाँ, बहुत मिलावट है। जो यूनिवर्सिटी, स्कूलों में, कॉलेजों में जो कुछ पेश किया जा रहा है, बिल्कुल भाई क्या कैसे ये देश बचा, कुकर आगे बढ़िया, कौन कौन राजा महाराजा, जीरो को हीरो बना के पेश कर दिया गया, हीरो को जीरो।
बहुत कुछ पब्लिक से छिपा गया है, पब्लिक बिल्कुल अंधेरे में है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कुछ खास लोगों के इंटरेस्ट के लिए बना हुआ है, कुछ खास देशों के कॉर्पोरेट घरानों की बिल्कुल कंपनियों के लिए, हाँ उसकी हर रिपोर्ट को सत्य मान लिया जाए ना, लेकिन वो आंकड़े को नहीं कर। देखियो अभी मेरे इस गांव के अंदर 20 लोग आए, उन लोगों ने गांव का सर्वे किया, सर्वे करके लोगों की राय ली, वो राय लेकर के उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, वो उन आंकड़ों में हल्का सा फेरबदल करके उस रिपोर्ट के रिजल्ट को अलग बता सकते हैं, लेकिन वो जो रॉ आंकड़े हैं उनको नहीं छेड़ सकते वो, अगर वो शुरू से वो करके आए हैं तो। उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट है, आज देश के पास कितना पैसा है ये आज अंकित हो गया कहीं पर कागजों में, उसको नहीं बदला जा सकता। वो किसके पास था, किस तरीके से था, किसने कैसे किया, इस रिपोर्ट को बदला जा सकता है, लेकिन उस आंकड़े को नहीं बदला जा सकता। एक चीज है इसमें, जितना उथल पुथल इस देश में हुआ है जिसमें हम बसते हैं, चीज को बहुत बढ़िया सच्ची चीज को मिटा के उसकी जगह नई झूठी चीज पेश कर हाँ और लिख के आगे हिस्ट्री बना दी, यस, उतना वहां गड़बड़ नहीं है उन देशों में जिन देशों का कंट्रोल है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर। नहीं तो शायद वो कांटा भी लगा देते। आप जिन पर इतना भरोसा करके चल रहे हैं कि वो वहाँ की रिपोर्टें सारी फैक्ट होती है और वो मिटाई नहीं जा सकती, वहाँ का सिस्टम उसके अलग कारण है, उनका सिस्टम हमारे से थोड़ा सा बेटर क्यों था और वहाँ हिस्ट्री क्यों नहीं मिटाएगी, और यहाँ हिस्ट्री किन इंटरेस्ट के कारण मिटाएगी और नई हिस्ट्री क्यों पेश करती थी वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ की हिस्ट्री में भी अनेक ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हमारे सामने पेश की गई, उनसे अनेक ऐसे सूत्र अलग हैं जो रियल हिस्ट्री यहाँ की पुरानी का यहाँ का भी पता चल जाता है बिना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। यहाँ दूसरे देश भी मजा करते हैं, उनके साथ हमारे कनेक्शन भी थे और राइटर भी 2-3 तरह के थे, केवल एक ही तरह के राइटर नहीं थे जो यहाँ सिलेबस में पढ़ा जाए। वहाँ उन चीज़ों को यहाँ भी निकाल सकते हैं केवल वर्ल्ड इकोनॉमिक। देखिए प्रधान जी, मैं आपने एक बात बताऊं, जनता सरकार मोर्चा के कौन से साथी प्रधान जी तक इस तारीख ना आके मिले थे, ये हिस्ट्री में जनता सरकार मोर्चा की में कदे नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि हमने मोर्चे में पहले दिन तक लेकर आज तक कुछ नहीं लिखा। ये तो अपने रोज होते ही लेकिन नहीं, अगर किसी ने डायरी लिखी होंगी कि आज हम फलानी जगह गए और फलाने तो मिले, या डिस्कशन हो यार इसका यो रिजल्ट निकल गया, इसका रिजल्ट नहीं निकला, इसमें इतने लोग आए, इसमें न्यू आया, वो जब लिखा जाता तो पूरी बात होती, लेकिन वो नहीं लिखा गया कभी भी। लेकिन कभी बाय चांस सरकार ने हम लोगों को ये देखा कि ये पूरी व्यवस्था के लिए खतरा बन गए हैं, और सरकार ने उन लोगों को पकड़ करके जेल के अंदर डाल के या फिर फांसी तोड़ने का वैसे ही निर्णय ले लिया कि ये मानवता के लिए खतरा है, ये जो मोर्चे के लोग हैं ये मानवता के लिए खतरा है, ऐसा साबित भी कर दिया उन लोगों ने। तो इतिहास में ये लिखा जाएगा कि ये लोग तो गुंडे थे, जैसे आज भगत सिंह को आतंकवादी लिखा हुआ है, कागजों में आज भी आतंकी लिखा हुआ है, ऐसे ही। तो हम तो सिर्फ आपके पास न्यू आए हाँ प्रधान जी के साथ दो च ना दो, जिस दिन हमने वह गुंडे बनावे आतंकी बनावे ना, उस दिन समाज आगे न्यू बात रख दियो भाई, छोरा ने बेरा कौन था क्या का तथ्य ले रहे थे आधे, लेकिन छोरे जो काम कराया करते वो आतंकियां के काम तो नहीं थे। मतलब आपने उस दिन जो करने का जाए गांधी ने बचाया को नहीं, फिर लांछना आप पावेगा प्रधान ने बचाया को नहीं है, खड़े को नहीं हुए प्रधान ने, फिर इतिहास में लिखा जाओ जब चांदा नहीं प्रधान तो इन्हें बचा लंदा राणा ने भीतर पड़े आना बस जाता आया हम तो आप दो रहे समझ गए नहीं। हाँ मैं वही बता रहा आप तो हम न्यू आए बस कि भाई हम समाज के जो लोग हैं अग्रणी, जिन पे समाज भी भरोसा करा, जिन अपनी जिंदगी खपा दी समाजा में, उन मानसा ने बता दिया प्रधान जी हम न्यू करने चल रहे हैं, बालका ने थोड़ा बेरा हो सके, ज्यादा बेरा हो सके, गलत बेरा हो सके, यू प्रयोग सफल हो सका है, सफल हो सका है, लेकिन मुद्दा यू है, लड़ाई या है। हाँ मानू जी, धर्म के ना हिंदू ने कौन मानता, धर्म न मानू। हाँ मेरा मोटा मुद्दा सिख में फोटो लाके चले जाओगे तो तारे खिलाफ कार्रवाई होने की संभावना तुम्हारे कम है। हाँ बस ठीक है फिर, क्यों वजह तो ला रखे हमने, क्योंकि जो लोग ऊपर बैठे हैं हाँ उनको पता है कि ये विचारधारा हमारा नुकसान नहीं कर पाएगी, इसको आगे बढ़ाने में बट कोई नहीं, उसका फोटो लाग कर विचारधारा कुछ ही बनती रहो नीचे, जो उसका फोटो जा हमने बचांदा हो और हमने अपना काम कर देंदा हो तो हमने उसका फोटो लाने में कोई दिक्कत नहीं। और कैलकुलेट करेंगे हाँ जी कि ये जितना तुम्हारे खिलाफ प्रचार करेंगे हाँ उससे ज्यादा राजनीतिक तो किधर दिलो वही नजर में। हाँ
इसके विचार भी तो अलग अलग फैलने लगे हैं। ना हम नहीं करते किसी के खिलाफ प्रचार। अध्यात्मवाद की एजुकेशन को बढ़ावा दे दिया। हाँ जिस अध्यात्मवाद की एक बहुत बड़ी रुकावट बन रहा है आज इंडिया में, हाँ हमारी नजरों में। ठीक बात। जिसको अध्यात्मवाद कह दिया ना उन्होंने अपने लेक्चरों में कि 2 तरह की शिक्षा थी यहाँ, और जिस चीज को वो बहुत बड़ी चीज बना। एक छोटी बात है, जिसको आप अध्यात्म कह रहे हो ना, मैं उसको आपको 100 सूत्रों में विज्ञान साबित कर दूंगा। बाद में जब आप डिस्कस कराएंगे, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अध्यात्म विज्ञान है। अब आप अगला डिस्कशन करें। नहीं चलो यूं भी अपन discussion- ईब तो डिस्कशन वो भी डिस्कशन का विषय लंबा हो जाएगा। हाँ, चार बाद में समझ गया, बाद में अपन क्या मतलब हम इसको बेसिकली टू बी कंटिन्यू डैश 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 लाकर छोड़ कर जावा इस मीटिंग में। जब आप तो टाइम होगा जब मतलब थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक स्वास्थ्य होगा। ठीक होगा और आपने बेरा लागा कि ये फलाने लोग फलानी जगह ट्रेनिंग करने लाग रहे। ट्रेनिंग में सारा दिन तो ना मैं बोलता, सारा दिन ना यू बोलता, ना सारा दिन ये सारे बोलते। तो जब मैं चुप होऊंगा, जब मैं बैठ जाऊंगा, जब यू चुप होगा, जब आप बैठ जाओ, तो आप ये डिस्कशन से कितना हो जो ना हमने सीखने में दिक्कत, ना हमने अपनी बात रखने में दिक्कत है ना। तो जित जो मार पे है वो विधान में दिक्कत नहीं है, और हमने नई चीज सीखने मिले उसमें भी दिक्कत और नहीं आप है। दोनों बैठ कर हमारा कोई टाइम वेस्ट नहीं है। हमारा कोई टाइम वेस्ट नहीं होता आप दौरान में, इसलिए हमने कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कशन में एक चीज जरूर रखनी चाहिए, लेकिन हम जब आमने सामने डिस्कशन करते हैं उसमें जहाँ ये लफ्ज़ शुरुआत हो जाते हैं, ये ट्यूनिंग शुरू हो जाती है जिसमें किसी दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाए, तो वो डिस्कशन ना तो आगे डिस्कशन होती ना वो चल पाती। हाँ हेल्दी डिस्कसन होनी चाहिए। हेल्थी डिस्कशन। हेल्दी का मतलब तो ये आप मेरी बात को नकार सकते हो, आप या मैं आपकी बात को नकार सकता हूं। आप मेरे मतलब मेरे ये वाली बात तेरी गलत है इसको नकार सकते हो, मुझे पूरे के पूरे को क्यों नकार रहे हो आप? मेरे में कुछ तो ठीक होगा, मेरी जो सी गलत बात है उन्हें तो नकारोगे आप। एक बात बताऊं आपने, हर आदमी में गलत और ठीक है। बस कोई ना तो तो जो सही है उन्हें ले सुनो, जो सही है उस कोई, देख लो। कोई आदमी ना तो 100% सही, हाँ ना कोई 100% गलत। कोई भी संगठन भी 100% होने का बस दावा यह नहीं। है बस, और के यह है नहीं। हाँ हमेशा सुधार की वो जो एक हिस्सा मिसिंग है लेकिन ना, हम तो आपने जाता है बस आपको। संगठन की मुख्य धारा होती है, हाँ बेसिक चीज होती है कुछ, कि ये किस लक्ष्य को लेके चल रहा है, वो लक्ष्य किस रास्ते से हासिल होगा, कौन उसकी मित्र शक्तियां हैं, कौन उसकी शत्रु शक्तियां हैं, किसके खिलाफ इनका आंदोलन है, कौन से ऐसे पॉइंट हैं बेसिक इनके, और कैसे कैसे ये हासिल करेंगे। इसी चीज़ के लिए मेरा पहला ही प्रश्न ये था कि आपके पास कोई बेसिक डॉक्यूमेंट है जिससे हम बैठ के शांत भाव से समझ लें कि इन्होंने बारीकी से किन चीज़ों का कितना अध्ययन कर रखा है, और ये यहाँ जिस रास्ते पर जहाँ पहुँचना चाहते हैं मंजिल पर, वहाँ पहुँचने का मामला इनका कहीं कमी लग रही है कि सही है, और लक्ष्य निर्धारित किया है वो बिल्कुल सही आज की परिस्थिति में, या कुछ गलती है, उसी से तो तय करेगा आदमी। ना अब वो आपका आपका भी मिला नहीं। हाँ तो आपने किया कि किनका कोई लक्ष्य है, हमने आपको बता दिया हमारा रास्ता है, लक्ष्य नहीं है। हमारी मंजिल हमने कोई तय नहीं करी, हमने सिर्फ रास्ता तय किया है। मंजिल आपकी व्यवस्था का परिवर्तन तो होगा, उस व्यवस्था का बढ़िया व्यवस्था बनानी तो होगी। सुनिए देखिए, यह एक ब्यूटी है जो रास्ता हमने चुना है हमारा। अगर मान लो दो चीजें हैं, एक व्यवस्था और एक परिवर्तन। परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है, अटल नियम, वो तो होना ही है। परिवर्तन तो होगा ही, यानी व्यवस्था भी बदली ही जाएगी। और वो गांव के हिसाब से होगी या उनके हिसाब से होगी, ये एक अलग मुद्दा है। हम गांव को सिर्फ जगाएंगे, मोर्चे का काम है टॉर्च बेरर का। हम गांव को ये बता रहे हैं कि भाई सरकार से 2000 रुपए लेकर किसान जिंदा नहीं रह सकता, बल्कि किसान को जिंदा रहना है तो किसान को अपने ऊपर खुद से अपने खेत के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, ना कि बाहरी शक्तियों के ऊपर और पूंजीपतियों के ऊपर, पूंजीवाद के ऊपर। तो मेरा रास्ता है किसान को ये बताना, मेरा काम उस किसान को धक्के से पकड़ के बदलना नहीं है। धक्के से तो बदले भी कोई भी नहीं, तो मेरा काम है ये, बदलेगा वो किसान खुद। इसी तरह से एजुकेशन में मेरा काम एक टॉर्च बेरर का है कि भाई एक हम ऐसी एजुकेशन व्यवस्था शुरू कर सकते हैं, आपको इसको बदलने के लिए अगर कोई चीज समझनी है तो मैं आपको बता देता हूँ और मैं आपको समझा देता हूँ और आप इसको कर सकते हैं। मेरा जो एजुकेशन की रिसर्च है वो पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर, उसको आप देखोगे। बेसिक ट्रेनिंग है, मतलब बेसिक एक बातें हैं जो हम इसको बदलना चाहते हैं। 13 घंटे की है बात, और आप उसने ढूंढोगे, आप उसने करोगे, आप उसमें ना मतलब कमी निकालो। हम ये चाहते हैं
कि या देवेंद्र तेरे इसमें या पॉइंट है जो और होना चाहिए। मेरे सामने उसमें एक बाधा है। हाँ मेरी उम्र 64 है हाँ और मैं फोन पर कुछ भी लंबा नहीं देख पाता, हाँ इसलिए मुझे कागज चाहिए बस। किसी भी चीज को पता करने के लिए कि ये क्या है। और मैंने उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाया, जो है और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो टेक्निकल लैंग्वेज में है, और टेक्निकल लैंग्वेज में जोड़ भी पटा है किसी का समझ में कौन आंदा, क्योंकि उस पर पहले किसी ने रिसर्च करे कौन रखी, जो 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 जिस पर प्रैक्टिकल मतलब रिसर्च कर रखी लेकिन उसको प्रैक्टिकल नहीं कर रखा, उस पर प्रैक्टिकल करने वाला मैं पहला आदमी हूँ। तो ना तो किसी ने मैं स्कूल में पढ़ाई, ना किसी ने मैं कॉलेज में पढ़ाई, ना किसी ने मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई, ना मैं किसी ने समाज में पढ़ाई, उस पर काम करने आई मैं पहला आदमी हूँ इंडिया का। तो वह चीज डॉक्यूमेंटेशन में उतारने के लिए मैं सिंपल लैंग्वेज डिजाइन करने लग रहा हूँ जो गांव के आदमी को भी समझ में आ जाए। वह किताब मैं आपने दे दूंगा, बेसिक उसने पढ़ लिया, आपने मेरा लग जाए भाई एक्चुअल डिजाइन मारा किया है। और वह एक ही किताब है, 300 के करीब पेज है उसके ऊपर। अभी उसमें चेंज होएगा तो लगभग 400 पेज की बनेगी, तो मैं 3 बनानी पड़ेगी, सीरीज बनानी पड़ेगी, लेकिन वह मैं आपने दे दूंगा। इसी तरीके से हर एक चीज के ऊपर अध्ययन करके प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, इसी संभावना पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग इस संगठन के अंदर शत्रु कौन होगा और मित्र कौन होगा ये डिफाइन करना इतना कॉम्प्लेक्स है कि गांव के अंदर जो पेस्टिसाइड बेचने वाला आदमी है वो है तो मेरा भाई ताऊ का छोरा, लेकिन वो मेरा शत्रु भी है समाज का, क्योंकि वो करने लग रहा। अब उसके पास जावा इस बात ने लेगा तो वो नुका है कि मैं नहीं बेचूंगा तो कोई और बेचेगा, तो यह व्यवस्था है, मेरा व्यापार खराब करेगा यू। तो और मेरा पिता अगर मुझे ये काम करने से रोक रहा है तो समाज का शत्रु वो भी बन जाएगा, मेरी पत्नी अगर रोक रही है तो मेरा शत्रु वो भी बन जाएगी। तो ये डिफाइन करना कितना बड़ा। अब जब दुश्मन ने पता लग जाए कि ये मैंने दुश्मन मान रहे, मैं कागज से बना के दुश्मन तक है तू मेरा दुश्मन है, तो दुश्मन ने बोल देगा कोर थीम में हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारा काम है यू करना है, इसको करने में जो रुकावट है, जो भी रुकावट पैदा करेगा वो हमारा दुश्मन है। टैक्टिकली एक लाइन ले भी ले सकता आदमी कि भी एक टाइम ताकतवर, बहुत ज्यादा ताकतवर हो शत्रु, उसको सीधा चैलेंज करने की बजाय, जिस तरह से मार्क्स ने एक टाइम कह दिया था कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में कि दुनिया के मजदूरों एक और पूंजीपतियों के खिलाफ हथियार उठाओ, वो अलग चीज थी, अलग परिस्थिति। हाँ वो बच गए 5 बज गए। मैं आपने एक बात बताऊं जी, आपने 19 की रैली देखी थी, मतलब बाहर तो देख ली होगी, यूट्यूब पर देख ली होगी, देख ली हो, हमने 19 की रैली करी थी 19 नवंबर में करनाल में। उस रैली की सबसे बड़ी ब्यूटी ये थी जी प्रधान जी कि पूरे इंडिया से तो लोग आए थे और हरियाणा के मतलब कोई सारे डिस्ट्रिक्ट का सारे ब्लॉक का लोग आए थे, और CID वाले भाषणों से तो कुछ निकाल लिया, वो मंच पे कौन कौन बैठे तो बात अलग है, वह न्यू नहीं निकाल पाए कि इसका प्रधान कौन है, करना क्या चाहे। हमने रैली भी इस नाम पे ली थी, मगर रैली करांगे हम क्या करोगे, नस्ल बचाओ रैली, क्या की नस्ल बचाओ, जोटा की नस्ल बचाओ, खत्म होता है। हाँ आजकल का जितना खराब माहौल हो चुका है, हाँ, और जितनी जल्दी हाथ डालते हैं लोगों की तरफ जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, हाँ, उसमें जो लाइन आप ले रहे हैं बस वही है, ये बहुत बढ़िया है। सीधी टक्कर नहीं लेनी किसी की, और न्यू नहीं बेरा लागन देना कौन कर रहा, किसका है, कौन प्रधान कौन मालिक। इब्बत जब तक माहौल ऐसा नहीं आंदा कि देश समाज के लोग हमारी बात न समझने लग जाए, हम इब मसूदपुर के आखिरी आदमी तक जान लग रहे हैं। आज मीटिंग है जो मसूदपुर के लोगों की, इसलिए थोड़ी ना है कि हम उनको प्रभावित करने जा रहे हैं, इसलिए कि हम उनको अपना विजन देने जा रहे हैं कि युद्ध हम नहीं करना पड़ेगा, हम एक काम करो, अपने नौजवान बालक मारते दो, हम उन्हें ट्रेनिंग देकर थारे गांव में उतारेंगे, थारे गांव में तुम सुधारो, हम ठेका नहीं लेंगे थारे गांव का, और तुम ही सुधार सकते हो। हमारा विजन ये है कि बच्चे थारे, बालक थारे, गांव थारा, नाश थारा उन लग रहा, और थारे हाथा करवान लग रहे, तो तुमने अपने हाथ ठीक करना पड़ेगा। ठीक करो होगा उस पर जितने लिकट का होगा समझावांगे, इस तरह पहले हम बोलते रहोगे जी, बात खातर तैयार होंगे सुनने जी, सुना देंगे, हम नहीं करते धक्का, हम तोड़ को नहीं हमने, इसलिए हम कह रहे हमारा कोई टारगेट को नहीं कि हमने इस 20 साल में यूं करना, 10 साल में यूं करना ना, हमारी जब पूरी जिंदगी समझान में भी चल जाए, और उस चक्कर में हम 100, 50, 500, 1000 युवा इसे तैयार कर दें जिन्हें रिसर्च करना भी सिखा दें, बात भी बता दें, और वो दस्तावेज भी दे जावा। जो पूंजी स्टेम मेरे पास पड़ी है वह इसी पूंजी है प्रधान जी, कि अगर समाज जागृत होना, आज इस व्यवस्था ने आज पलट दिया, आज ये तो बीजारोपण चल रहा है। ये जो पुलिस है ना, या इलीगल है या फ्रॉड है, पूरी की पूरी कागज है हमारे पास। ईव डीजीपी ने चिट्ठी लिखू ना, अगर
कि तेरे को किस कागज के अधिकार तहत अधिकार मिला हुआ है मेरा चालान काटने का। गोबरी आवे सारे जजा की, सारे कोर्टा की, सारे सिस्टम की, क्योंकि कागज है हमारे पास। लेकिन वह कागज किसी काम के नहीं। प्रधान जी हम एक लेख ले फिर आगे और हम फिर आतंकी बना दिए जाएंगे, क्योंकि सिस्टम के पूरे सिस्टम पूरी जड़ न पाड़ा है उनकी, ने जिन्हें सारा देश गुलाम कर रखा है। स्टेम असल गुलाम आपा ही है, स्टेम है, जनशक्ति से ही हो सकता है। हाँ वो वही और प्रयास वो कर रहे हैं जी। इतने मारा जाओगे, बीच बोया जाओगे, जोड़ से मानस आवेंगे आ जाएंगे। हम तो न्यू करे, हम तो न्यू जाने के न्यू कहूँ आज हम नहीं बेरा क्या है। हम तो क्यों अटैकिंग मोड क्यों अटैकिंग मोड में आवा जी? मार प्रमाण से को नहीं इतने है जी। क्यों सिर दर्द ले मतलब बिना मतलब हम किसे हो गए लोग ना अपना तो मीठा मीठा पोला पोला लोगों ने समझा लो। पहले लोग अगर लोगों की भावना अगर हमारे साथ होगी जाए तो मैं कहूँ अपनी भावना रखो, बस फालतू को चिंता आप करो सामने, ठीक है नहीं। जितना हमने भीतर गे रहे कुछ करा है आपने बेरा नहीं बेरा नहीं छोरे ना लायक तो ठीक रहे थे। इन दो जानकारी अधूरी पुधूरी थी, ठीक है ना जी। उन्हें कह दिए चपेट कर भगवान बड़ा कम कमी को नहीं, ना इनकी नीत में, ना इनके टारगेट में, ना इनके उद्देश्य में। आपका काम बस इतना है ना आपा मांग हलवान दे, उम्र आपकी होली, बीमार आप वैसे, जिंदगी का तजुर्बा, बड़ी सारी चीजें देख ली। हमने आप तो नया कुछ नहीं दिखाना, हमने आप बिठाने हो बस खाली। मतलब आप हो समाज के प्रतिनिधि हो, प्रतिनिधि हो बस भैया समाज बैठा हमारा और कर लेंगे यहाँ जुड़ सी गलत होती जाओगी धीरे धीरे ठीक कर दे रही हो। हमने हम तैयार पड़े सुधरना है। जड़ जड़ बिगड़े दिखा बोल के सुधार दियो, नहीं तो दो जूत मार के सुधार दियो, क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ सुधार डिबेट के बाद करांगे, सुधार करांगे जी। जब दोनों अपन सहमत होंगे दोनों, चाहे तो आप सहमत कर लोगे चाहे फिर सहमत हो जाओगे। हाँ तरक के आधार पर होगा, धक्का नहीं करते कति ना कति पूरी तरह मैं आपने रिजेक्ट करूंगा ना आप मना करोगे। मेरी यह बात काट दो ना, मैं धक्के तो मानू ना, मैं उम्र के लिए आजमीन बात पे मानू, और ना मैं आपने कंधा की आप उम्र के लिए हाँ बस। लेकिन उसमें एक होती है मर्यादा रखनी होती है। वो तो है ही, रखिए जी, इतना तो सम्मान है अपने समाज का अपना। वो है जी, वो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है जी। वो जो करोगे चीता कसी जहां जाती है वहां नहीं चलती। ना बिल्कुल नहीं। कई बार लड़ भिड़ा के लोग तरक करते ना जी ना, वो तरक है, वो तो कोई तरक नहीं। कोई नहीं, लड़ लेंगे फिर माफी मांग लेंगे, फर्क पड़ रहा है। ठीक है जी, ठीक है।